नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षकों के परिवार टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के पैटर्न पर। हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस इन्वायरमेंट क्लास की बात करेंगे, पर्यावरण क्लास की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस की बात करेंगे। जी हाँ, ये क्लास नंबर 9 है साथियों। इसके पहले हम क्लास 8 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्रहित में शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है, आपका परिवार है। कल हमने मॉक क्वेश्चन सभी शिक्षक बंधुओं को दिया था कि मृत सागर क्या है। सभी ने कमेंट किया, दिल से सभी का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इस क्लास में हम 25 प्रश्न करेंगे। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है और सभी को पता होगा, जो हमारा पहला क्लास होती है, पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो मृत सागर क्या है साथियों? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, या ऐसा सागर जिसमें ज्वार भांटे बहुत तीव्रता से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। देखिए, मृत सागर अर्थात मृत सागर उसे कहा गया है अत्यधिक लवणीय होना। लवणीय होना मतलब ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। लवणीय मतलब क्या होना? सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा पाई जाती है, उसे मृत सागर कहा जाता है। वह नमकीन होता है, तो सबसे ज़्यादा नमकीन होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाएगी, तो उसको मृत सागर कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मृत सागर समूह तल से 400 मीटर नीचे है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कह सकते हैं। इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, इसलिए इसमें कोई मछली जीवित नहीं बचती है। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से? साधारण जल की तुलना में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम, 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होता है। जी हाँ, साधारण पानी से ज़्यादा 20 गुना ब्रोमीन पाया जाएगा, 50 गुना मैग्नीशियम होगा और 10 गुना आयोडीन, इसलिए इसे मृत सागर के नाम से जाना जाता है, मृत सागर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, आइए जान लेते हैं। साथियों, प्रश्न दिया गया है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग 3/4 है, 1/2 है, 1/4 है, या 2/3 है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट सरोपरि, फीडबैक शर्मान है, सरोपरि है। जी हाँ, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग आपके 3/4 है, अर्थात 3/4 की बात करेंगे, पहले ऑप्शन की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न साथियों आ चुका है, आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? आपके भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से ढका हुआ है। यहाँ पे भूमि लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सभी बताइएगा, 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? अगर आप छोटे बच्चे से, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे से भी पूछ लेंगे तो वह जवाब दे देगा। जी हाँ, हम बात करेंगे किसकी? जल की बात करेंगे। सभी को पता होगा, 4 भागों में 3 भाग हमारा पृथ्वी जल से घिरा हुआ है। तो 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है, ठीक है। और आपका केवल 29%, जी हाँ, 29% भाग स्थल से ढका हुआ है, जिसमें आपके सब पहाड़, पर्वत, ये सारी चीज़ें आपकी इन्हीं में से आती हैं, स्थल में से ही आता है, 29% में से ही आता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व पर स्थित है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या दक्षिणी महासागर की बात करेंगे। कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? वह कहलाता है आपका हिंद महासागर। जी हाँ, हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम दिशा में है और अफ्रीका के पूर्व दिशा पर स्थित है। हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी औसत गहराई 3741 मीटर के आसपास है और हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण अर्थात केरल, चेन्नई की बात करेंगे, ठीक है, तमिलनाडु की बात करेंगे, उस तरह, ठीक है, वहाँ पे क्या है आपका? हिंद महासागर। तो भारत के किस ओर है? दक्षिण ओर की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है,
समुद्र का कितना प्रतिशत जल जो है पीने योग्य है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और सीबीएसई द्वारा सीटेट में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ प्रश्न है। तो सीबीएसई का यह फेवरेट प्रश्न होता है, टीटी एग्जाम के लिए फेवरेट प्रश्न होता है कि समुद्र तल का प्रतिशत जल पीने योग्य है। जल से संबंधित जरूर प्रश्न आता है, आप सभी जानते हैं। ज्ञानी सर्व व्याख्याता है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जी हाँ, समुद्र का कितना प्रतिशत जल जो है पीने योग्य है? सभी परिचित होंगे 0.65%, क्योंकि यहाँ पे समुद्र पर पूछा जा रहा है। और पूरे अगर पृथ्वी पर पूछा जाए, पूरे जल स्तर की अगर पूछा जाए तो 3% के आसपास पीने योग्य है। 97% आपका जल पीने योग्य नहीं है। और अगर समुद्र का पूछा जाता है तो समुद्र का मात्र 0.65%। जी हाँ, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य है अगर पूछा जाए, पृथ्वी पर पूछा जाता है तो लगभग 3% के आसपास, जिसमें से 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी दक्षिण ध्रुव में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदी, झील, तालाब जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लगभग 3% के आसपास ही पानी बचा हुआ है, पीने योग्य है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। आर्कटिक महासागर की बात करेंगे, प्रशांत की बात करेंगे, अटलांटिक की बात करेंगे, हिंद महासागर की बात करेंगे। सबसे गहरे महासागर की बात करते हैं तो सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर कहलाता है। जी हाँ, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16,572 करोड़ वर्ग किलोमीटर, आकृति त्रिभुजाकार एवं औसत गहराई 4572 मीटर, चौड़ाई 16,785 किलोमीटर, लंबाई 14,880 किलोमीटर है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका अन्य महासागर, इसके बाद आता है आंध्र के बाद आपका हिंद महासागर तीसरे नंबर पर आता है, आर्कटिक महासागर चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर चौथे पर और आर्कटिक जो आता है वह पाँचवें पर आता है। तो पहला हमारा प्रशांत है, इसके बाद आपका आंध्र और हिंद महासागर आपके तीसरे नंबर पर आता है। पृथ्वी की सबसे गहरी जगह कौन सी है? सीन की खाई है, मरीना की खाई है, अरब की खाई है या सिज्म की खाई है? जी हाँ, पृथ्वी की सबसे गहरी जगह कौन सी है? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो पृथ्वी की जो सबसे गहरी जगह कहलाती है वह कहलाती है मरीना की खाई। ठीक है, प्रशांत महासागर से पूर्व तथा पश्चिमी किनारों महासागरीय गर्त में लगभग एक निरंतर श्रृंखला में मिलती है, जिसमें मरीनिया की खाई विश्व की सबसे गहरी खाई समुद्री खाई है। इसकी गहराई आपकी 11,034 मीटर के आसपास है और यह खाई फिलीपींस के पूर्व पर स्थित है। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है और इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आता है। यहाँ फसल से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाते हैं उन्हें उखाड़ा भी नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। राख जो होती है वही राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कौन सी खेती कहलाएगी? सभी परिचित होंगे। हम बात करेंगे झूम खेती की, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं जो होती हैं किसके कारण चलती हैं? प्रचलित हवाओं के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण या सभी विकल्प सही दिए गए? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शुरमान है। तो गर्म एवं ठंडी जो समुद्री धाराएं होती हैं किसके कारण चलती हैं? आप सभी परिचित होंगे। जी हाँ, किसके कारण चलती है सभी बताइएगा। तो देखिए, प्रचलित हवाओं के द्वारा भी गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं चलती हैं, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा भी और समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण भी। तो ये तीनों विकल्प हमारे सही दिए गए, अर्थात हम डी ऑप्शन की बात करेंगे। क्योंकि महासागरीय जो धाराएं होती हैं समुद्र में निश्चित दिशा में गतिशील विशाल जल राशियां हैं। इन जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण जो होते हैं, आपका पहला कारण होता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, दूसरा होता है वायु दाब, तीसरा होता है पवन, चौथा होता है वाष्पीकरण और वर्षा, पांचवा होता है घनत्व प्रवणता और छठवां होता है तापांतर और सातवां होता है महाद्वीपीय तटीय बांध जलधाराओं के दिशा निर्धारण का एक घटक है। तो 7 ये होते हैं आपके 7 कारण हैं। ठीक है, आपके गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराओं के जो कारण चलती हैं ये 7 हमने रीजन आपको बता दिए। आई होप समझ गए होंगे। और ये भी प्रश्न सुनहरा प्रश्न है टीटी एग्जाम के लिए। जी हाँ, झूम खेती होती है केरल राज्य में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में।
देखिए जब भी बिहार की बात की जाती है, एक कला की बात की जाती है, वह कला कौन सी है सभी लोग बताइए। बिहार की जब भी बात की जाती है एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिएगा, 10th क्लास तक के लेवल तक का जरूर प्रश्न आएगा प्राइमरी लेवल में, और मिडिल में आपका 12th या ग्रेजुएशन बेस का भी आ सकता है। धूमकेतु जो होती है सभी जानते हैं, हम बात करेंगे मेघालय राज्य की बात करेंगे। जी हाँ, मेघालय राज्य धूमकेतु से संबंधित है आपका। धूमकेतु जो होती है पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। प्रश्न आ सकता है धूमकेतु किस पर की जाती है, तो पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। किन क्षेत्रों पर की जाती है? पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। यह किस प्रकार की कृषि पद्धति होती है? यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है। यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। यह कृषि कहाँ पर की जाती है भैया? पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। जिनमें आपका कौन कौन से राज्य आते हैं? मेघालय सर्वोपरि है, नागालैंड, मणिपुर, ये आपके आदि प्रमुख राज्य हैं। 3 ये प्रमुख राज्य हैं। झूम कृषि क्या होता है? एक आदिम प्रकार की कृषि कहलाती है। झूम कृषि जो किस प्रकार की कृषि है? आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। आइए बात कर देंगे अगले प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? जी हाँ, पेड़ों के कतारों के बीच फसलों को उगाना सामाजिक वानिकी कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है, तोंग्या प्रणाली कहा जाता है, या कृषि वानिकी कहा जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहा जाता है साथियों? सभी आप परिचित है, तोंग्या प्रणाली। जी हाँ, शायद आप पहली बार यह नाम सुन रहे होंगे, तोंग्या प्रणाली की बात करेंगे। देखिए साथियों, इसका अर्थ क्या होता है? तोंग्या प्रणाली एक बर्मी शब्द है। इसका अर्थ होता है पहाड़ों पर खेती, और इसके बारे में 1890 में डॉक्टर ब्रॉन्डिस ने बताया था। किसने बताया था? डॉक्टर ब्रॉन्डिस ने 1890 में बताया था कि पेड़ों के बीच बीच में पौधे या फसलों को उगाया जाता है, और ये जो प्रणाली है पहाड़ी इलाकों में लगाई जाती है। जब पेड़ बड़े घने हो जाते हैं तो विरल जगह फसल उगाते हैं, और झूम कृषि पेड़ों को काट कर करते हैं, ये जंगली क्षेत्र में की जाती है। तो झूम कृषि पेड़ को काट कर की जाती है, और जो आपकी ये तोंग्या प्रणाली है, बर्मी जो शब्द है, ये कहाँ पर की जाती है? पेड़ों के बीच पर या पेड़ों के कतारों पर कृषि की जाती है। तो दोनों आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। और आप सभी को पता होगा मिट्टी से जरूर प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, मिट्टी से संबंधित, जलों से संबंधित। तो मिट्टी किस प्रकार का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? वह मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, भारत के भूभाग में लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो भी आप जान लीजिए। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना, कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन या ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। देखिए, अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान, कश्मीर घाटी, असम घाटी, गुजरात, तटीय भाग उपजाऊ जिसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। इसके बाद आती है काली मिट्टी। काली मृदा जो होती है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, कर्नाटक का उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग कपास खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। तीसरी होती है आपकी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर के पठार पर, इसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र के लिए अधिक उपजाऊ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन छोटा नागपुर पठार और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करेंगे, लाल मिट्टी की बात करेंगे। अगली मिट्टी आपकी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट, नागपुर का पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम का पर्वतीय भाग तथा राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये लेटेराइट जो मिट्टी होती है भवन निर्माण हेतु उपयोगी होती है। यहाँ पर क्या होता है? सूखने पर यह ईंट जैसी कठोर हो जाती है। तो भवन निर्माण के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी आपकी लेटेराइट मिट्टी। पर्वतीय मृदा हिमालय के, देखिए पर्वतीय जो मृदा होती है, पर्वतीय मिट्टी जो होती है, ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में कम उपजाऊ होती है। कहाँ पर पाई जाती है? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर, और उपजाऊ यह कम होती है। मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, यह उपजाऊ नहीं होती। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा राजस्थान पर पाई जाती है। अगला है पीट व जैव मृदा, शायद आपने नाम न सुना हो। पीट व जैव मिट्टी जो होती है हिमालय के तराई व डेल्टाई क्षेत्र, ह्यूमस की अधिकता के कारण
मैग्रो वनस्पति हेतु उपयोगी है। ठीक है, और अंतिम आपकी है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी कच्छ के रण में सबसे ज़्यादा व दलदली क्षेत्रों वनस्पतियों का यहाँ पे अभाव पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कच्छ के रण पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। लवणीय अर्थात समझ गए होंगे नमक वाली मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस मृदा का निर्माण जो है, किस मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो किस मिट्टी का निर्माण आपके लावा द्वारा हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो है आपके किसके द्वारा हुआ है? लावा द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी? कीटनाशक का अधिक प्रयोग कर रहा है और खेतों में बार बार वही फसल उगा रहा है, धान की फसल उगा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे मिट्टी उसकी बंजर हो जाएगी। सी ऑप्शन को सही कर लेंगे। इसलिए आप लोग देखते हैं रबी की फसल में कुछ और किया जाता है, ठीक है, खरीफ की फसलें में कुछ और किया जाता है। ठीक है, ये फसलें रूपांतरित होती हैं। जैसे मिट्टी हो गई तो एक ऐसी फसल की जाती है जो ऊपर की ऊर्जा लेती है, एक ऐसी फसल की जाती है जो नीचे तक उसकी जड़ जाती है, तो नीचे की ऊर्जा लेती है। ऐसी ये रूपांतरित करके फसल की जाती है। आइए रबी फसलों के बारे में भी प्रश्न करेंगे। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो कारकीय रूप से देखा जाए शुष्क मिट्टी की विशेषता, उसमें अधिक जल होना, पौधों का पर्याप्त प्रकाश पर्याप्त न मिलना, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, यह मिट्टी कठोर होगी। देखिए, कारकीय रूप से देखा जाए तो जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी सबसे बेहतरीन जो विशेषता होती है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। सी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है? जी हाँ, ऐसी मिट्टी का नाम बताइए जिसमें जल का धारण करना या जल के सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, मरम्य मिट्टी या बारीक बालू। देखिए, मरम्य जो मिट्टी होती है इसको चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, चिकनी मिट्टी। तो किस मृदा की या किस मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती, वह होती चिकनी मिट्टी, अर्थात हम मरम्य की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात करेंगे। जल धारण सबसे ज़्यादा मरम्य मृदा अर्थात चिकनी मिट्टी, जो बर्तन, खिलौने और जिससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार 0.002 से कम होता है। ये भूरे रंग की होती है, जो प्राय नदियों के किनारे देखने को आपको मिल जाती है। रबी की फसलें, जी हाँ, धान, चना, गेहूँ, मक्का, चना। फसल से एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। रबी की फसलें बताना है। देखिए, रबी की फसलें वे फसलें होती है जो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, ठंडी में। जी हाँ, अभी की रबी की फसलें कट चुकी हैं। रबी की फसलें जो बोई गई थी अब आपके मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ठीक है, तो रबी की फसलें जो होती हैं, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन जो दिया गया है, ये कि कौन सी फसल कहलाती है? रबी की फसलें कहलाती हैं। आइए जान लेते हैं दोनों फसलों के बारे में। रबी की फसलें के अंतर्गत गेहूँ, चना, आलू, मटर, सरसों, मसूर आते हैं। इन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और जो खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें में जैसे धान आता है, उड़द, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, ये कहलाती हैं खरीफ की फसलें। और ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। अगला प्रश्न है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बागवानी करना है, यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। तो बागवानी के लिए सबसे बेहतरीन जो उर्वरक उपयोगी वह है वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट के लिए देखिए, जो भी बागवानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, फल, सब्जियां, कंदमूल फसलें, फूल आदि, ये सारे क्या है? बागवानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। इस कृषि में मृदा को बचाना एवं उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक है किसान सबसे अधिक यहाँ पे आपके जैविक खाद का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का। ठीक है, आपके यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी का कम से कम उपयोग करें। और फार्म जो वर्मी कंपोस्ट होता है अधिक से अधिक प्रयोग करें। वर्मी फार्म केचुए के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? केचुए के द्वारा। कृषि का मित्र या किसान का मित्र कौन कहलाता है? केचुआ कहलाता है। ठीक है, सभी जानते हैं। किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी का, हार्टिकल्चर, जियोलॉजी या आपके एनाटॉमी। तो जिसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है हार्टिकल्चर। जी हाँ, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, कंदमूल, फसल, फूल, चिकित्सीय पौधे, मसाले, बागवानी फसलें आदि का उत्पादन किया जाता है, हार्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की।
भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? अभी हमने बात किया। जी हाँ, खरीफ की फसलें जो होती हैं आपके जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। ये आपकी खरीफ की फसलें। आइए बात कर लेते हैं। खरीफ की फसलें सभी हम बता चुके हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया, ये सारे हमारे क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसलें कौन हैं? अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। गेहूँ, जौ, चना, ठीक है। और ये होती जायद की फसल। जायद की फसल रबी एवं खरीफ के मध्यकाल की जाती है, अर्थात मार्च में बोकर जून तक काट ली जाती है, गर्मी के महीनों में। जायद की फसल गर्मी के महीनों में की जाती है। इसके अंतर्गत सब्जी, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि उगाई जाती है। आइए 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा आज ज़्यादा समय हो गया है क्योंकि हमने डिटेल के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चनों को चर्चा की है, बात की है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन करते हैं कोई आप या और हम नहीं जानते कि वही प्रश्न आ जाए, लेकिन इसीलिए डिटेल के साथ करते हैं कि इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा, फिर भी आपका स्कोर 25 प्लस ही रहेगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? खादर, बंगर, कछारी, रेगुर। सभी परिचित हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कछारी जलोढ़ मृदा भारत की सबसे विस्तृत मृदा, 40 से 45% हमने आपको बताया भी था। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है? गेहूं में, चावल में, दाल में, तिलहन में? सभी कमेंट करके बताइए। देखिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव आपकी गेहूं पर देखा गया है। जी हाँ, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन कब हुई थी? 66-67 में हुई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ गेहूं को हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वान हील, डॉक्टर मिशेल। अब देखिए, यहाँ पे आप बोलेंगे स्वामीनाथन का नाम क्यों नहीं? देखिए, हरित क्रांति का जनक अगर स्वामीनाथन है तो स्वामीनाथन करना है, ना है तो फिर नॉर्मन बोरलॉग की बात करेंगे। देखिए, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सुब्रमण्यम को जाता है। किसको? सुब्रमण्यम को। ये प्रश्न समझ लीजिएगा, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? श्री सुब्रमण्यम को जाता है। और इसमें एम.एस. स्वामीनाथन का जाने माने जो वनस्पति विज्ञानी हैं, इन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सुब्रमण्यम के साथ काम किया है। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बता चुके हैं, 1966-67 में हुई है। हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। प्रारंभ करने का श्रेय, और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों से या क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर या बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में क्या करना है? वृद्धि करना है। शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? चावल, रागी, जूट, गन्ना। किस भूमि की बात करेंगे? शुष्क, अर्थात राजस्थान वाली राज्य की भूमि की बात करेंगे, वहाँ की क्या है? शुष्क है। तो इसके लिए इस प्रकार की शुष्क भूमि अगर है तो वहाँ पर रागी फसल उपयुक्त होगी। ऐसी भूमि जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इससे कम हो, वहाँ बिना किसी सिंचाई के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क भूमि कृषि या शुष्क खेती कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के लिए रागी फसल उपयुक्त होता है। यह अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाए जाने वाला एक मोटा अनाज है। यह मूल रूप से इथियोपिया के उच्च इलाकों का पौधा है। भारत में यह लगभग 4000 वर्ष पूर्व लाया गया था। जी हाँ, अगला प्रश्न, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? अब लाख ये पैसे वाला लाख नहीं है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ये लाख एक क्या है? कृषि है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। देखिए, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक उत्पादन आपके झारखंड राज्य पर होता है। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल एजेंसी जो है एंड गम्स है, इसको क्या बोला जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, नामकुम। रांची के वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष जो है लाख उत्पादक राज्य झारखंड में
इतना है छत्तीसगढ़ में, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर चौथे में आता है मध्य प्रदेश। और आइए जान लेते हैं आज का मुख्य क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, सभी कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए मॉक क्वेश्चन है। और आइए जान लेते हैं आज का फीडबैक क्या हुआ। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझा, डिटेल के साथ जाना, ठीक है। और इसी तरह डेली क्लास से 10 के लिए अपने टीटी फैमिली से जुड़े रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए। ये आपका परिवार है, टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आपका टीचर्स फैमिली है। जी हाँ, मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।